जी प्रोडक्शन ओवरहेड्स, तो प्रोडक्शन ओवरहेड हम कहते हैं जी 75,000 हमारे प्रोडक्शन ओवरहेड। अब मेरी टोटल कॉस्ट जो यहाँ तक बन रही है वो 227,000 है। इन शॉर्ट यहाँ आइएगा, यानी ये तीनों कॉस्ट को अगर सम करूँ तो 227 कॉस्ट है। ये वो कॉस्ट है जो अभी प्रोडक्शन प्रोसेस में मौजूद है, इसलिए ये, और ना ही अभी प्रोडक्ट तैयार हुई, अभी तैयार हो रही है, तो इसको लिखेंगे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग ING लगा रहा हूं, और ये बड़ा क्लियर बता रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चरिंग, यानी वो गुड्स जो हम इस वक्त तैयार कर रहे हैं, हुई नहीं अभी, तैयार कर रहे हैं, उस पर मेरी कॉस्ट आ रही है 227। ठीक, अब इसमें ऐड करेंगे फर्दर। अच्छा, अब इसमें ये जो आपकी कॉस्ट लग रही है, जो प्रोडक्ट तैयार हो रही है, तो इससे पहले भी तो कुछ प्रोसेस में मौजूद होगी ना, ओपनिंग स्टॉक अगेन, यानी प्रोडक्शन प्रोसेस का ओपनिंग स्टॉक भी होता है। जब भी मंथ एंड होता है, आप देखते हो कि कोई गुड्स ऐसी तो नहीं है जो अब रॉ मटेरियल भी नहीं रहा और फिनिश गुड्स भी नहीं है, इन बिटवीन है, यानी अभी वो मैन्युफैक्चर हो रही है, उसको वर्क इन प्रोसेस कहते हैं। तो लिहाजा जब आप आएंगे किसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जाएंगे कंटिन्यूस प्रोसेस में, तो वहाँ वर्किंग प्रोसेस हमेशा रहेगा, लिहाजा इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोसेस, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ वन वर्क इन प्रोसेस। अब ओपनिंग ऑफ इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोसेस, सपोज मेरे पास 12,000 है, यानी इन शॉर्ट ये महीना जब स्टार्ट हुआ था तो 12,000 का भी स्टॉक मौजूद था जो कि इन प्रोसेस था, और फिर मजीद 227,000 का आपने और ऐड किया, इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं टोटल कॉस्ट पुट इनटू प्रोसेस। ये वो कॉस्ट है जो मैक्सिमम आपने प्रोसेस में पुट की इस मंथ के दौरान, पुट इनटू प्रोसेस, यानी ये वो टोटल कॉस्ट है जो कि मेरी कन्वर्ट होनी चाहिए फिनिश गुड्स में। और अब अगर मंथ एंड होता है तो ये यकीनन सारी तो कन्वर्ट नहीं हुई, तो कुछ ना कुछ हमारा क्लोजिंग स्टॉक भी होगा, तो लिहाजा इसमें से क्लोजिंग स्टॉक में लेस कर देता हूँ, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोसेस, लेट्स से हम कहते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास 19,000 की है, इट मींस 220,000 की गुड्स ऐसी हैं, 220,000 की गुड्स ऐसी हैं जो हमारी 100% तैयार हो चुकी हैं और फिनिश गुड्स को ट्रांसफर हो गई हैं। इसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, यानी वो गुड्स जो आपने तैयार की हैं उसकी कॉस्ट कितनी है, उसकी कॉस्ट 220,000। ठीक है, अब इसमें फर्दर आगे चलेंगे नेक्स्ट में, यहाँ तक मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट निकल आई है। देखिए अब एग्जामिनेशन में अगर वो आपसे कहते हैं कि प्रोडक्शन कॉस्ट बताओ कितनी लगी है, तो बस मेरा आंसर आ चुका है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट, इसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बना रहा हूँ ताकि उसमें सब कुछ कवर हो जाए। अब इसमें ऐड करेंगे फर्दर। अच्छा, अब देखिए ये सारा स्टॉक कन्वर्ट होकर कहाँ आ गया, फिनिश गुड्स में आ गया, यहाँ से मूव करके। अब फिनिश गुड्स में पहले भी तो कुछ स्टॉक पड़ा होगा ना, ये तो नहीं हो सकता स्टॉक जीरो हो, तो लिहाजा उसमें मैं ऐड कर देता हूँ, एट ओपनिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, ओपनिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। अब ओपनिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री कितनी है हमारी, अगर देखा जाए तो ओपनिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री सपोज कोई भी अमाउंट ले लें,
हम कहते हैं कि हमारे पास 30,000 का स्टॉक ऐसा भी है जो मौजूद है, पहले से मौजूद था, फिनिश होकर मौजूद था, अभी सेल नहीं हुआ था। अब इसका मतलब है कि ओवरऑल वैसे तो साथ साथ अगेन सेल होगा, लेकिन समराइज बना रहा हूँ तो समराइज के पॉइंट ऑफ व्यू से ओवरऑल मेरे पास ये 250,000 का स्टॉक जो मैंने तैयार किया है, किस लिए तैयार किया है? इन ऑर्डर टू सेल। इसलिए याद रखिए, इसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। ये सारी गुड्स मेरे पास अवेलेबल है फॉर सेल पर्पसेस के लिए। और जब हमारा मंथ एंड होता है तो यकीनन उस वक्त भी कोई क्लोजिंग स्टॉक मौजूद होगा, फिनिश को सारी गुड्स तो नहीं सेल हो जाएंगी, लिहाजा उसको हम लेस कर देंगे, लेस कर देते हैं हम क्लोजिंग फिनिश गुड्स इन्वेंटरी। अगर क्लोजिंग फिनिश गुड्स इन्वेंटरी में कहता हूँ कि मेरे पास 25,000 रुपीज है, तो इट मीन्स 225,000 का जो स्टॉक है वो मैं सेल कर चुका हूँ। इस पूरे महीने में 225,000 रुपीज का स्टॉक मैं सेल कर चुका हूँ। इसको कहते हैं गुड्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और ये जो 225,000 का स्टॉक मैंने आपके सामने लिखा है कि जो सेल हुआ है, ये सेल इतने में नहीं हुआ होगा, यकीनन इसकी सेल्स प्राइस इससे डिफर करेगी, सेल्स प्राइस इससे चेंज होगी। दिस इज अ वेरी फेमस स्टेटमेंट व्हिच इज नोन एज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट। ठीक है, आप किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो यहाँ प्लीज पूछिएगा। कोई भी क्वेश्चन अगर आपके जहन में हो तो आप जरूर पूछें। सर कुछ रॉ मटेरियल होते हैं जो सर नेचुरली डिप्लीट हो जाते हैं, जैसे कि सर गैसोलीन वगैरह सर, तो उसका लॉस कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? अच्छा, देखो, जिस वक्त हम यहाँ आते हैं ना, लॉसेस की बात करते हैं। लॉसेस हमारे दो किस्म के होते हैं। एक होता है हमारे पास नॉर्मल लॉस और एक है एबनॉर्मल लॉस। जो अभी आपने एग्जांपल दी है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ नॉर्मल लॉस। ठीक है, इसको नॉर्मल क्यों कहूंगा मैं? इसलिए कि ये तो एवरी टाइम होना है, इवेपोरेशन होनी है एयर में, पेट्रोल है, गैसेस हैं, या इस किस्म की जो चीजें हैं, गैसोलाइन है, ये सारे के सारे आपके ऑब्वियसली आपके एयर में इवेपोरेट होते रहे। इसलिए याद रखिए कि इनको हम कहते हैं नॉर्मल लॉस। और एक ऐसा लॉस होता है जो ड्यू टू एरर, ड्यू टू नेग्लिजेंस, ड्यू टू केयरलेसनेस और ड्यू टू जब नेचुरल डिजास्टर हो, उसको हम एबनॉर्मल का नाम देते हैं। ऑलवेज रिमेंबर कि सिर्फ नॉर्मल लॉस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का हिस्सा है, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड होता है। अच्छा, अब आप कहेंगे कि यहाँ नजर नहीं आ रहा ऐड कहाँ हुआ है, तो बिल्कुल ऐड हुआ है, जरा गौर से देखते हैं। मैं बड़ी सिंपल सी एग्जांपल ले रहा हूँ, बड़ी सिंपल सी इसको समझाने की। अगर मैं यहाँ पे लिंक करूंगा, आपके पास 100 kg ओपनिंग स्टॉक था, ये रॉ मटेरियल की बात कर रहा हूँ, 100 लीटर कर लें तो इवेपोरेशन में मैंने जाना है, 100 लीटर मैंने मेरे पास परचेज था, क्योंकि हमने प्राइस एक ही रखेंगे 20 रुपीज में लीटर, यानी 2000 रुपीज का होगी, ये ओपनिंग स्टॉक था। अच्छा, इसमें हमने परचेज किया, फर्दर परचेज किया हमने 300 लीटर्स, और वो भी 20 रुपीज का। लेकिन जो मैंने परचेज किया है, ये ओपनिंग स्टॉक है, ये मेरी कॉस्ट का हिस्सा तब तक नहीं है जब तक ये यूज नहीं होगा। मैं ये आपसे कहता हूँ कि मेरा जो मटेरियल यूज हुआ है तो वो हुआ है 250 kg लीटर्स at a rate of 20, which is equal to 5,000। अच्छा, अब अगर मेरा इसमें से 250 यूज हो गया तो मेरे पास कितना क्लोजिंग स्टॉक होना चाहिए? 100 प्लस 300, 400। ठीक है जी, 400, और 400 में से 250 लेस कर दें, 150। लेकिन मैं कहता हूं कि मेरे पास 140 मौजूद है लीटर,
क्लोजिंग स्टॉक 140 है, यकीनन वो कॉस्ट वही लगाऊंगा, 140 है, तो इसका मतलब है कि 10 kg यहाँ से कम हो रहा है, 10 लीटर, दिस इज अ नॉर्मल लॉस। और अभी मैंने आपसे कहा है नॉर्मल लॉस शुड बी अ पार्ट ऑफ कॉस्ट, यानी ये 10 लीटर मैं यहाँ ऐड करूंगा एट अ रेट ऑफ 20, तो 200, तो ये 5200 हो गया, ये मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होनी चाहिए इस केस में। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि जब मैं यहाँ नॉर्मल लॉस शो कर रहा हूँ तो यहाँ स्टेटमेंट में क्यों नजर नहीं आ रहा, आप देखिएगा इस स्टेटमेंट में बनाते कैसे हैं, यही डाटा आपके सामने। ओपनिंग स्टॉक लेते हैं, ओपनिंग स्टॉक है मेरा 2000, हमने इसमें करनी होती है एट परचेज, परचेज भी हम पूरी ले रहे हैं 6000, यानी ये टोटल 8000 हो गया, जिसको कहेंगे मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज, और इसमें से मैं क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दूंगा। अब क्लोजिंग स्टॉक मेरा कितना है, 140 लीटर्स एट अ रेट ऑफ 20, विच इज 2800, ये 2800 मैंने यहाँ से लेस किया। अब देखो आंसर क्या आ रहा है, 5200। असल में जब ये कॉस्टिंग जो आप कर रहे होते हो, ये जो स्टेटमेंट बना रहे होते हैं, ये पीरियोडिक बेसिस पर होती है, और जब मैं इसको स्टॉक में से माइनस कर देता हूँ डायरेक्टली, क्योंकि ये तो वो ऑटोमेटिकली होना ही होना है, यानी ये नॉर्मल लॉस है, इट कैन नॉट बी अवॉइडेबल, ये होगा, हर हालत में होगा, ये हमारी मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा है। तो वो स्टॉक में मैं एडजस्ट करता हूँ, ऑटोमेटिकली वो मेरी सीटीएस को इफेक्ट कर देता है। नाउ यू कैन सी इसके अंदर नॉर्मल लॉस शामिल है ये, ठीक है। ये मैं बड़ी डिटेल में आपको इस चीज को एक्सप्लेन किया, और होपफुली इसका समझ आ गई होगी। और कोई क्वेश्चन किसी के जहन में हो? जी सर, थैंक यू सर। और कोई क्वेश्चन? सर मैन्युफैक्चरिंग भी इसी को कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट? जी जी, इसी को कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ठीक है। वहां पर ये होता है सिर्फ सीटीएस तक नहीं जाते, हम कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर तक जाते हैं। अगर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट मांगेगा तो फिर आपने यहाँ तक रहना है, दिस, ये आंसर है मेरा, इससे आगे नहीं जाएगा, ठीक है जी। अब मैं आपसे ओवरऑल शेयर करता हूँ, देख लेते हैं इसमें चैप्टर में और क्या चीज है डिस्कस करने वाली, वो भी कर लेते हैं। ये मैं बुक आपके सामने लाया हूँ, ये चैप्टर है, ये नया ऐड किया इसमें, और कुछ चीजें नई आ गई है, इसको ब्रीफली हम डिस्कस करते चले जाते हैं। अच्छा, व्हाट इज डाटा एंड व्हाट इज इंफॉर्मेशन, यानी डाटा क्या होता है और इंफॉर्मेशन क्या होती है। डाटा इज एनीथिंग व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ, व्हिच इज रॉ, इन रॉ फॉर्म, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, यानी आप इस तरह कह लो, ये क्वांटिटेटिव भी हो सकता है, ये क्वालिटेटिव भी हो सकता है। तो डाटा, इसको हम डाटा का नाम देते हैं। उसके बाद इंफॉर्मेशन क्या होती है कि जब हम इस डाटा को प्रोसेस करते हैं, आफ्टर प्रोसेसिंग इट बिकम्स अ डाटा। फॉर वेरी सिंपल एग्जांपल मैं आपको एक देता हूँ, सपोज आपकी क्लास के 100 स्टूडेंट्स हैं, आपके सामने 100 स्टूडेंट्स बैठे हैं। अच्छा, अब आपको ये टास्क दिया जाता है कि देखेंगे हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं उनके एवरेज मार्क्स मैट्रिक में कितने थे, ठीक है, उनके मार्क्स कितने, आपने एक रिपोर्ट देनी है। अब 100 स्टूडेंट्स की आप लिस्ट बनाएंगे, माइट भी वो रोल नंबर वाइज हो या जिस तरह भी हो या अल्फाबेटिक हो, तो ये 1 से लेकर 100 तक स्टूडेंट, आप एक एक स्टूडेंट्स के मार्क्स देखेंगे। अब सोर्स क्या है इंफॉर्मेशन का, वो एक सेपरेट इशू है, तो मैं ये गैदर कहाँ से करूंगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं स्टूडेंट से पूछना शुरू कर दूं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि रिलायबिलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी हम पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन के करेक्टरिस्टिक्स भी इसमें दिए हुए हैं। तो एक करेक्टरिस्टिक, एक फीचर ये होता है कि इंफॉर्मेशन शुड कम फ्रॉम द रिलायबल सोर्स। अब ऑब्वियसली अब मैं कहूंगा जी स्टूडेंट सबसे ज्यादा रिलायबल सोर्स है, क्योंकि उसने खुद पेपर दिया है, लेकिन स्टूडेंट क्लास में कभी भी अपने सही मार्क्स तो नहीं बताएगा ना, सम टाइम जिसके नंबर कम है वो उसमें 50 नंबर ऐड करके बताएगा, तो रिलायबिलिटी जो है वो खत्म हो जाती है। The best reliability is the forms which you have submitted in your college or admission office. वहां से ये डाटा गैदर किया जाता है, और आप एक लिस्ट बना लेते हो, रोल नंबर 1 के जी 752 मार्क्स हैं, इसके 910 मार्क्स हैं, इसके 486 मार्क्स हैं, एंड सो ऑन, ठीक है। अच्छा, अब ये डाटा बन गया, अब ये अगर यही डाटा मैं मैनेजमेंट को दे दूं इसी फॉर्म में, यानी 100 वैल्यूज दे दूं, ये याद रखिएगा ये यूजलेस है, इसमें कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। ये मार्क्स तो नजर आ रहे हैं, लेकिन ये नहीं समझ आ रहे कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो हाई ग्रेड में हैं, कितने ऐसे हैं जो मीडियम ग्रेड में, कितने ऐसे हैं जो लो ग्रेड में, तो फिर आप इसकी ग्रुपिंग करते हो।
लाइक आप कहते हो जी कि सपोज 400 से लेकर 499 तक मेरे पास कितने स्टूडेंट्स हैं, मैं कहता हूँ जी 7 स्टूडेंट्स हैं। 500 से लेकर 599 तक मेरे पास 10 स्टूडेंट्स हैं एंड सो ऑन। जब ये इंफॉर्मेशन मैं इस फॉर्म में प्रोवाइड करता हूँ तो इट बिकम्स यूजफुल। तो याद रखिएगा ये वाला पोर्शन डाटा कहलाएगा और ये इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये रॉ फॉर्म में है, जैसे गैदर किया उसी तरह रखिए, और ये आपने प्रोसेस की है, प्रोसेसिंग के बाद आपने उसको यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया है। याद रखिए इंफॉर्मेशन बेस करती है यूजर पर, यूजर को जैसी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी वैसी इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड करोगे। ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट जो है, इसके अंदर जो मैं वैल्यूज लेके आया हूँ ये सारा डाटा है, लेकिन ये जो स्टेटमेंट बनी है इट बिकम्स एन इंफॉर्मेशन। उसी डाटा को हमने इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दिया। तो हमेशा इंफॉर्मेशन यूजफुल होती है, डाटा यूजफुल। डाटा मैं उस तरह नहीं कहूंगा यूजफुल नहीं होता, क्योंकि डाटा से ही तो आप इंफॉर्मेशन बनाते हैं, लेकिन डाटा टेक्निकली आप उसको एज एन इंफॉर्मेशन यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ये दोनों में बेसिक फर्क होता है। फिर आपने ये भी पढ़ा हुआ, दो किस्म का डाटा होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी डाटा क्या होता है? वो डाटा जो आप गैदर करते हो फर्स्ट हैंड, फ्रेश गैदरिंग ऑफ डाटा, दिस इज अ प्राइमरी डाटा। जैसे आप इंटरव्यू से डाटा गैदर करते हैं, क्वेश्चनेयर बना के डाटा गैदर करते हैं, ये सारे आपके डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन होती है, सारे प्राइमरी डाटा। सेकेंडरी डाटा कौन सा है? वो डाटा जो ऑलरेडी गैदर हो चुका है और अब आप उस सोर्स से उसको ले रहे हैं। मसलन वेबसाइट से अगर आप कोई इंफॉर्मेशन लेते हैं, इवन एनुअल रिपोर्ट जो कंपनीज की होती है उसमें से कोई इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, ये सारे के सारे याद रखिए कि ये हमारे सेकेंडरी डाटा का है। अच्छा, अब आ जाइए जो हम बात कर रहे थे, क्वालिटीज ऑफ गुड इंफॉर्मेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन, ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन। क्वालिटीज ऑफ गुड इंफॉर्मेशन अगर थ्योरेटिक देगा तो यहाँ से दे सकता है। अच्छा, सबसे पहली चीज तो एक्यूरेट। देखिए एक्यूरेट का मतलब ये याद रखिएगा कि इंफॉर्मेशन जो है वो रॉन्ग नहीं होनी चाहिए। ना सिर्फ रॉन्ग से बचना है बल्कि न्यूट्रलिटी की तरफ जाना है, वो अलग अकाउंट भी वो भी आएगा उसमें सेपरेटली। इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रू एंड फेयर होनी चाहिए। हम अकाउंटिंग जब करते हैं तो उसमें ये वर्ड पड़ा हुआ है ट्रू एंड फेयर। अगर वो ट्रू एंड फेयर है तो वो एक्यूरेट है। एक्यूरेट का मतलब करेक्शन, मुकम्मल करेक्शन, 100% करेक्शन नहीं कह सकते। मसलन आपने मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट भी पढ़ा हुआ है। मटेरियलिटी के तहत क्या है? अगर कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट या ओमिशन होती है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट ओमिशन, तो उसको आप हाईलाइट करोगे। लेकिन अगर इन मटेरियल कोई आपकी एरर निकल आती है, आप उसको इग्नोर भी कर सकते हो, तो एरर तो मौजूद हो सकती है, लेकिन ट्रू एंड फेयर का मीनिंग ये है कि आपका वो बिल्कुल यानी एक्यूरेट होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी तरफ ये जो इसमें दूसरी लाइन लिखी है कि इट शुड हैव बीन अरिथमेटिक और ग्रामेटिकल एरर, ये फिर रिपोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। मसलन अगर मैं रिपोर्ट इंग्लिश के अंदर दे रहा हूँ तो उसके अंदर जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के दे रहा हूँ तो आई शुड अवॉइड ग्रामेटिकल एरर। अगर मैं किसी को इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ पूरा डाटा की फॉर्म में और उसके बाद उसको टोटल कर रहा हूँ तो टोटलिंग शुड नॉट बी रॉन्ग। ये चीजें बस अपनी जगह। नंबर 2, अंडरस्टैंडेबल। देखो इंफॉर्मेशन इस फॉर्मेट में देनी चाहिए जो कि दूसरे पर्सन को अंडरस्टैंड हो सके। ठीक है, यानी इस तरह इंफॉर्मेशन दें कि आप दूसरे को अंडरस्टैंड कर सके। अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने पढ़ा हुआ है IFRS, बल्कि अभी तो स्टार्ट किए हैं, 1 में आए हैं तो अभी से आपने स्टार्ट किए हैं। जैसे अभी कुछ पढ़े आपने IAS 20, 40 वगैरह वगैरह, IAS 16। अच्छा, ये जितने भी स्टैंडर्ड्स आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर एक डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट आपने पढ़ी कि आपने ये इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिस्क्लोजिंग द इंफॉर्मेशन? कि वो एक ऐसे फॉर्मेट में आ जाए जिसको दूसरा पर्सन अंडरस्टैंड कर सके। यानी एक यूनिफॉर्मिटी होती है ना, हर साल जब आएगी स्टेटमेंट उसी फॉर्मेट में आएगी। अगर आप हर दफा नए से नए फॉर्मेट लेते आए तो फिर तो ये यूजर के लिए मुश्किल क्रिएट होगी ना अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब जरूरी तो नहीं है कि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं मार्केट में, जिन्होंने आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की हुई है, जिनको इंफॉर्मेशन आपने प्रोवाइड करनी है, वो सारे टेक्निकल पर्सन हो, यानी मीन अकाउंटेंट हो। वो नॉन अकाउंटेंट भी तो हो सकते हैं, वो पढ़े लिखे हों, वो डॉक्टर भी हो सकते हैं, इंजीनियर भी हो सकते हैं, लेकिन वो अगर अकाउंटेंट नहीं है तो वो अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी तो नहीं समझ सकते।
तो अगर वो उनके पास इंफॉर्मेशन अगर एक ही फॉर्मेट में आ रही है तो नाउ दे वुड बी इन अ पोजीशन टू अंडरस्टैंड इट। ठीक है, इसलिए अकाउंटिंग के अंदर एक यूनिफॉर्मिटी रखी जाती है। और फिर आपने एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कंसिस्टेंसी भी तो इसलिए पढ़ा हुआ है ना, कि जो इंफॉर्मेशन जिस फॉर्म में आप प्रेजेंट कर रहे हो अगले साल भी वही होनी चाहिए। ठीक है, तीसरा आज पर्पस एंड रेलेवेंस के जो इंफॉर्मेशन आपने ऐड करनी है। मसलन आपको कोई टास्क दिया जाता है कि जी ये फला इंफॉर्मेशन तैयार करो, तो यकीनन उस इंफॉर्मेशन के लिए आपके लिए पर्पसफुल होना जरूरी है। यानी उसमें सिर्फ वो इंफॉर्मेशन लोगे जो आपके लिए जरूरी है। मिसाल के तौर पर मैं एक बड़ी एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ आपको। ये मैं यहाँ से अच्छा मैं आपसे कहता हूँ जी कि आप फाइनेंशियल एनालिसिस कर दो इस कंपनी का। फाइनेंशियल एनालिसिस, ठीक है, ओवर 3 इयर्स हमारी कंपनी का फाइनेंशियल एनालिसिस करो ओवर 3 इयर्स। तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे, एक बार चार्ट या कोई भी चार्ट बनाओगे जिसमें अब जैसे ये जीपीएम है, आप लिख रहे हो जी ये ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का चार्ट है। ठीक है, और यहाँ पर ये 20, ये पहला साल हो गया, ये दूसरा साल हो गया और ये तीसरा साल हो गया। ठीक है, और यहाँ आपने परसेंटेज शो की 28%, 30% और 32%, 2016, 17, 18, ये चार्ट आपके सामने है। ठीक है, चार्ट एक बहुत जबरदस्त इंफॉर्मेशन होती है जो आप यूजर को दे रहे हो। अब नीचे जब एनालिसिस शुरू करते हैं, एक तरीका एनालिसिस का क्या होता है, आप लिखते हो जी एबीसी कंपनी जीपीएम was 28% in 2016 and so on, आगे मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, and it will increase to 30% in 2017 and show the highest value of 32% in 2018। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखी ये वाली, ये फजूल इंफॉर्मेशन है जो आप लिख रहे हो। यानी इसको कहते हैं यूजलेस इंफॉर्मेशन, बेसलेस इंफॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी रिप्रेजेंट हुई हुई है। आपको क्या जरूरत है ये दोबारा लिखने की जी कि 2016 में 28% था, फिर बढ़ के 30 हुआ, 35 हुआ। अब सीधा एनालिसिस की तरफ आओ। अब ये बताओ कि ग्रॉस प्रॉफिट क्यों इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो ये जो आपको यहाँ वर्ड इसमें यूज किया है, अगर आप देखें, यूजफुल, यूजलेस इंफॉर्मेशन, यूजलेस, अनलेस इंफॉर्मेशन एज ए सॉरी अनलेस इंफॉर्मेशन एज ए पर्पस, इट हैज नो यूज एट ऑल, इट मेक नो सेंस टू प्रोवाइड। ठीक है, जब तक कि आपके पास उसका पर्पस नहीं होगा तो कोई भी इंफॉर्मेशन आपके लिए फायदेमंद नहीं है और कोई सेंस नहीं है कि आप उसको यूज कर सकते। ठीक है, और वो उससे रेलिवेंट होनी चाहिए। अगर टेक्निकली देखें तो ये रेलिवेंट तो है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये यूजफुल नहीं है, तो इसको हमें ऐड नहीं करें। ये बेसिकली थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होता है हमारा, इसको हम अप्लाई कर रहे होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखें, इंफॉर्मेशन मस्ट बी रेलिवेंट फॉर पर्पस के बाद रिलायबल सोर्स। ये अभी हम बात कर रहे थे, अभी मैं आपसे बात भी कर रहा था। देखिए, रिलायबिलिटी का डजंट मीन कि 100% एक्यूरेसी, ये पॉसिबल ही नहीं। इंफॉर्मेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दो किस्म की होती है। एक होती है इंटरनल इंफॉर्मेशन, यानी सोर्स होता है, एक इंटरनल सोर्स होता है और एक एक्सटर्नल सोर्स है। इंटरनल सोर्स तो चले आप वेरीफाई कर सकते हैं बिकॉज वी आर सिटिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन और आपके पास ऑलरेडी सारा इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है जहां से ये इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट हो जाती है। बट व्हाट अबाउट द एक्सटर्नल? अगर आपके पास कोई एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन आती है, आउटसाइड सोर्स से कोई इंफॉर्मेशन आती है, ठीक है, तो उसकी रिलायबिलिटी का मेजर करना बड़ा जरूरी है। क्योंकि कई दफा कुछ इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा क्रिटिकल होती है कि उसको बेस बनाकर हमें अपने डिसीजन लेने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास इंफॉर्मेशन आती है कि आपका एक कंपेटिटर न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला है विद इन 2 मंथ्स, और हम भी उस पर रिसर्च कर रहे थे और हम भी कोशिश की कि हम उस प्रोडक्ट को पहले लाएं। अब जैसे ये इंफॉर्मेशन आएगी तो अब आपको अपना काम स्पीड अप करना पड़ेगा ताकि कंपेटिटर से पहले आप इस प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकें। लेकिन अब सवाल ये है कि ये जो इंफॉर्मेशन है ये कितनी रिलायबल थी। ठीक है, अगर ये रिलायबल नहीं है तो वो मेरा डिसीजन जो है उसको भी इफेक्ट हो सकता है। ठीक है,
तो इसलिए इंफॉर्मेशन जो है जहाँ से भी आती है वो रिलायबल सोर्स से होनी चाहिए, और अगर आपको मालूम है कि अनरिलायबल सोर्स है तो फिर आप नहीं लोगे। मिसाल अगेन मैं एग्जांपल दूंगा, हम जब वेबसाइट से कोई इंफॉर्मेशन लेते हैं तो वेबसाइट्स में प्रॉब्लम क्या आती है, हमें हमें तो नहीं मालूम कि ये वेबसाइट रिलायबल है या नहीं। सपोज मैं एक वेबसाइट है, बड़ी फेमस है, आपने शायद सुना हो, विकिपीडिया। अब मैं विकिपीडिया से कोई इंफॉर्मेशन लेता हूँ तो ये इसको मैं कहूंगा कि इट इज अनरिलायबल। बेशक इंफॉर्मेशन करेक्ट भी है, मैं इसको अनरिलायबल सोर्स कहूंगा क्योंकि ये वेबसाइट रिलायबल नहीं है। इस तरह कई और वेबसाइट्स हैं, कई ऐसे ब्लॉग्स हैं जो कि रिलायबल नहीं है, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन ट्रू नहीं होती। मसलन आप अकाउंटिंग की कोई चीज आप देखना चाहते हैं, गूगल करते हैं तो कुछ इंफॉर्मेशन आपको मिलती है और कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है जो दोनों एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट कर रही होती है। अब आप कहोगे कि ये क्या मसला है, ये दोनों ही वेबसाइट पे लिखी हुई है, एक वेबसाइट पे वो कुछ और लिख रहा है, दूसरे पे कुछ और लिख रहा है। सो रिलायबिलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो मसला ये है कि एक वो वेबसाइट है जिसको एक पर्सन रन कर रहा है, वो इज अ प्रोफेशनल पर्सन, वो जो ऑथराइज पर्सन, और एक वो पर्सन है जो अनऑथराइज पर्सन है, और वो जस्ट वो अपनी बेसिस पर वो एक डेवलप कर रहा है आइडिया, जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन रिलायबल अनरिलायबल हो जाती है। तो इस चीज को देखना भी बहुत जरूरी है कि इंफॉर्मेशन मस्ट भी रिलायबल होनी चाहिए। उसके बाद सफिशिएंटली कंप्लीट, देखिए इंफॉर्मेशन जितनी भी मुमकिन हो सके उसको कंप्लीट होना चाहिए। अगेन मैं ये कहूंगा 100% कंप्लीट नहीं होती, लेकिन जितनी मैक्सिमम है वो आप इंफॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट करते हो, बिकॉज इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन जब आप इसको प्रोवाइड करोगे तो ऑब्वियसली वो यूजर के लिए फायदेमंद नहीं है। लेकिन एक चीज और भी याद रखिएगा, कंप्लीटनेस का हर किसी ये मतलब भी नहीं है कि आप इतनी लेंथी कर दें रिपोर्ट के दूसरे को पढ़ने में प्रॉब्लम क्रिएट हो। इंफॉर्मेशन शुड बी ब्रीफ, टू द पॉइंट, और इस तरह अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में होनी चाहिए, और ये कंप्लीट होनी चाहिए एनालिसिस, ताकि दूसरा पर्सन इसको समझ सके। एंड देन इज नेक्स्ट इज टाइमलीनेस। इंफॉर्मेशन शुड बी प्रोवाइडेड विद इन टाइम। अगर टाइम गुजर जाएगा, लेट इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली उसका कोई फायदा नहीं। ठीक है, अगर आपने टेंडर में जाना है, सपोज टेंडर में आप बिड करना चाहते हैं, अक्सर न्यूज़पेपर में आते हैं टेंडर से बिड करना है, उसके लिए एक ना डेट होती है, इस डेट तक आपने इसको लाजमन बिड करना है। अब ऐसी सिचुएशन में मुझे कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, मैं अपनी टीम से कहता हूँ कि जी मुझे ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो, और यू हैव 5 days टू प्रोवाइड मी इंफॉर्मेशन बिकॉज आई हैव टू टेक द डिसीजन। क्योंकि डिसीजन लूंगा तो फिर मैं आगे बिड करूंगा ना, ये तो नहीं है कि बस इंफॉर्मेशन आ गई तो मैं बिड कर दूंगा, नहीं, बिड के लिए अलग काम करना पड़ता है। तो इंफॉर्मेशन मेरे पास 5 days में अगर नहीं आएंगी तो इस यानी ये मेरा डिसीजन जो है वो लैप्स हो जाएगा, यानी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो मुझे शायद फायदा दे सकती थी लेकिन मैंने उसको लॉस्ट कर दिया। तो इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत जरूरी है कि वो टाइम पर आप उसको प्रोवाइड करो। उसके बाद कंपेरेबिलिटी, इंफॉर्मेशन जब भी आप प्रोवाइड करते हो कंपेरेबल फॉर्म में हो तो ज्यादा बेटर होती है। अगर आप अकाउंटिंग में आए, जब आप स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाते हैं किसी कंपनी की, या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हैं, मिसाल के तौर पे आप 2018 की बना रहे हो, तो याद रखिएगा ये 2018 के साथ आप 2017 की कंपैरेटिव फिगर शो करते हो। इट इज अ लीगल रिक्वायरमेंट, क्योंकि आप इंटू लेवल पे तो नहीं पढ़ा आपने, FR1 में भी नहीं पढ़ोगे, लेकिन ये FR2 से स्टार्ट होता है ज्यादा, तो ये कंपैरेटिव फिगर होता है। ताकि अब मिसाल के तौर पे अगर मैं सिर्फ 27 लिखता हूँ यहाँ, और मैं लिखता हूँ 75 बिलियन रुपीज मेरी सेल है, विच लुक्स वेरी अट्रैक्टिव, बड़ी सेल है 2018 में, अगर मैं 2017 की इंफॉर्मेशन शो नहीं करता, लेकिन अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ 80 बिलियन, सो इट बिकम्स यानी सेंस, इट क्रिएट सेंस फॉर द यूजर, उसको फौरन समझ में आ जाएगा। अब एक पर्सन जो अकाउंटिंग नहीं भी जानता, ये वैल्यू देख के समझ जाएगा कि सेल गिर रही है, पहले 80 बिलियन थी अब 75 बिलियन होगी। सो दीज आर द इंफॉर्मेशन जो कि बहुत जरूरी होती है कंपैरेटिव देना, तो कंपैरेटिव देंगे तो ज्यादा एडवांटेज होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखें कम्युनिकेटेड टू द राइट पर्सन। अब इंफॉर्मेशन हर एक को भी नहीं प्रोवाइड की जाती, आपने इंफॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करनी है जिनको उसकी जरूरत है, जिनको आप उसको प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। ठीक है, यानी अगर आप इंफॉर्मेशन देनी है, मैनेजर जिससे डिसीजन लेना है, तो इट्स गुड, कल आपने इंफॉर्मेशन दी है कैसे पर्सन को जिसने डिसीजन नहीं लेना तो उसका कोई फायदा नहीं है।
so its value must exceed its cost. हाँ, ये बड़ा जरूरी है कि इंफॉर्मेशन कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए, यानी उस पर जो हमारा कॉस्ट लग रही है इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए वो कम हो, और उस पर जो बेनिफिट है वो ज्यादा। कई इंफॉर्मेशन जो आप लेते हो एक्सटर्नल सोर्सेज से, याद रखिएगा उस पर भी हमारी कॉस्ट लगती है, ऐसा नहीं है कि वो आसानी से मिल जाती है। ठीक है, तो अब मैं सर पहले अटेंडेंस लगाऊंगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्योंकि फिर क्लास का टाइम खत्म ना हो जाए। 10 मिनट रह गए हैं, 2 मिनट। अलीजा फातिमा, Present, sir. अनीकुल जमान, अक्सर इजाज, अवैस अख्तर, Present, sir. फरा कौकब, हमजा बिन आशिर, हमजा भट्ट, हसीब अली खान, खुरम खान, प्रेजेंट। हिंजा बसीरत, मरियम शुएब, महरीन एहसान, मौजम भट्टी, Present. मोहम्मद अमन खान, Present, sir. हसान हबीब, Present. इर्तजा हुसैन, तलाल उमर, मोहम्मद उमर, Present. मोहम्मद उमर अब्बासी, Present, sir. मोहम्मद उमर शेख, Present. वजाहत जमाल, मुशाहिद हुसैन, नयाब शरीफ, सबरीना ईमान, समन आरिफ, समन रमजान, Present, sir. सनाउल्लाह, शबनम बीबी, Excuse me, sir. Saman Arif present. कौन, शबनम प्रेजेंट? Yes, sir. Saman Arif. नेक्स्ट आइएगा शुएब अहमद, शुजात अली, Present, sir. सिदरा जबीन, सैयद मुसद्दिक हुसैन, सैयदा कुरतुलैन, सैयदा तहीरा नकवी, Present, sir. सैयदा ज़ाहरा अली, तलहा रहमान, Present, sir. उसामा शहजाद, उज़ैर इरफान, Present, sir. ज़ैद बिन जमील। सो प्लीज चेक किसका अटेंडेंस नहीं हुई, अगर माइक खराब है तो वो मुझे मैसेज भी कर सकता है, मैं सबमिट कर दूं। तो स्क्रीन शेयर कर दें ताकि एक दफा कंफर्म स्क्रीन हो जाए। शेयर कीजिए। नहीं सर, वो बुक अभी तक नजर आ। नाउ यू कैन सी। नो सर। No, sir. अभी तो सर अब आगे। सब ओके जी, अब ये मैं सबमिट कर रहा हूँ। अच्छा, अब आइएगा नेक्स्ट में। ऑलरेडी शेयर है बुक। अच्छा, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन।
मैनेजमेंट के 3 पिलर्स होते हैं, याद रखिएगा, प्लानिंग, कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग। आजकल वैसे हम फोर्थ भी कहते हैं ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल, ठीक है, लेकिन मान आपकी बुक में 3 है तो हम 3 ही डिस्कस करेंगे। प्लानिंग, व्हाट इज प्लानिंग? प्लानिंग को हम कहते हैं जी कि, चले आपसे मैं पूछता हूँ, आप में से कोई भी स्टूडेंट बताए प्लानिंग होती क्या है? एनीवन? सर एक टारगेट को सेट करना कि जिसको अचीव करेंगे ओवर द टाइम। यानी अगर मैं ये कहूँ कि टारगेट को सेट करना, तो किसी हद तक आपकी बात को मैं एग्री करता हूँ, लेकिन वो बजट में चला जाता है। एनीहो ये भी ठीक है, क्योंकि प्लानिंग वो चीज होती है जो ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के बेस कर रही होती है। किसी काम को करने से पहले आप जो प्लान कर रहे हो, ये कि ये काम मैंने इस तरह करना है, उसको प्लानिंग कहते हैं। सपोज मैं आप लोगों की एग्जांपल लेता हूँ, आप सीए के लिए तैयारी कर रहे हो, अब फाइनल के लिए एग्जाम दे रहे हैं, सारे चैलेंजेस आपके सामने हैं इस दफा जो कोविड-19 की वजह से आए। इसके दौरान रहते हुए आपने कैसे बेस्ट प्लानिंग करनी है, वो चीज आपको, अब कैसे मैं पेपर पास कर सकता हूँ, तो इस चीज को माइंड में रखते हुए मैं एक पूरा स्केच बनाऊंगा कि किस तरह मुझे प्रिपरेशन करनी है। दिस इज नोन एज प्लानिंग। और इसी प्लानिंग के पीछे ऑब्जेक्टिव को माइंड में रखते हुए किया है। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैंने इस पेपर को पास करना है, और इस ऑब्जेक्टिव को माइंड में रखते हुए मैंने उसको पूरा प्लान बनाया, पूरा उसका सेटअप बनाया। दिस इज नॉन एज प्लान, ठीक है। सो प्लानिंग के बाद दूसरा आता है कंट्रोल। अब देखो याद रखिएगा, प्लानिंग विदाउट कंट्रोल इज नथिंग। जैसे एक बड़ा मशहूर इकोनॉमिस्ट है फ्रेसर, वो ये कहता है कि व्हेन देयर इज एन इफेक्टिव प्लानिंग देयर विल बी अ डेवलपमेंट। जहां पर आपकी इफेक्टिव प्लानिंग होगी वहां डेवलपमेंट होगी। अब ये वर्ड इफेक्टिव को उसने लगा दिया, इफेक्टिव को हम इलैबोरेट करते हैं प्लानिंग विद कंट्रोल। अगर आपने प्लानिंग के साथ कंट्रोल नहीं रखा तो फायदा कोई नहीं। मसलन आपने ये कहा जी कि मैंने ये चैप्टर 3 दिन में खत्म करना है, ठीक है। अब ये प्लान तो बन गया, बड़ा अच्छा है, ये चैप्टर 4 दिन में करना है, ये 5 दिन में करना है, ये मैंने इतने क्वेश्चन करना है, ये सारा प्लान बना। दैट्स लुक्स वेरी अट्रैक्टिव। देखने वाला भी कहेगा कि माशाल्लाह जी बच्चा बड़ा लाइक है, बड़ा पढ़ता है, बड़ा खूबसूरत प्लान बनाया हुआ। लेकिन अब क्या इसकी इफेक्टिवनेस है या नहीं, इट डिपेंड्स अपॉन कंट्रोल। ये कंट्रोल पे डिपेंड करता है। कंट्रोल क्या चीज है कि मैंने एक पीरियड एंड पे जाकर, सपोज एक वीक के बाद जाकर मैं अपना, जिसको कहते हैं, मैं आसान वर्ड यूज कर रहा हूँ, मुहासबा करूंगा, अकाउंटेबिलिटी करूंगा। मैं देखूंगा कि जो मैंने टास्क अपने लिए असाइन किया था, क्या मैंने उसको सक्सेसफुली कंप्लीट किया या नहीं। दिस इज नॉन एज कंट्रोल। इसको हम कंट्रोल का नाम देते हैं। अब इसके बाद कंट्रोल की भी टाइप्स होती है, वो बात का मसला है। अब आखिरी आ जाता है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग क्या है? वेरी सिंपल। आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसीजन मेकिंग होती रहती है मुख्तलिफ चीजों पर, और इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक होता है ऑपरेशनल डिसीजन मेकिंग, एक होता है टैक्टिकल, और एक होता है स्ट्रैटेजी, जो डे टू डे एक्टिविटीज से रिलेट होता है। और कोई प्रॉब्लम आती है उसको हम नाम देते हैं ऑपरेटिंग डिसीजन मेकिंग, ऑपरेटिंग डिसीजन। फॉर एग्जांपल एक एक सुपरवाइजर बैठा है या एक सेल्स मैन है, एंड ही और वो सेल्स कर रहा है, और उसके सामने एक इशू आता है और वो उस पर डिसीजन लेता है, तो ये ऑपरेशनल लेवल का डिसीजन कहलाएगा। लेकिन अगर टेक्निकल लेवल पे ये है कि समटाइम वो कहता है कि आई विल आस्क फ्रॉम माय सीनियर, और सीनियर से पूछकर वो कुछ डिसाइड करता है, यानी सीनियर डिसाइड करता है, ये टेक्निकल लेवल में चला जाएगा। अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट में फॉल करेगा तो उसको हम स्ट्रेटेजिक का नाम देंगे, ठीक है। ये मैंने ब्रीफली आपसे सारा डिस्कस किया, व्हाट इज प्लानिंग, कंट्रोल, ठीक है। उसके बाद ये, अब चूंकि टाइम खत्म हो रहा है हमारे पास, कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, इसके दरमियान डिफरेंस क्या है, और उसके बाद ये सारी चीजें आई थिंक हम पढ़ चुके हैं जी। उसके बाद का सारा हिस्सा पढ़ चुके हैं। ये थोड़ा सा हिस्सा है। नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में हम एक आधा इसका क्वेश्चन भी करेंगे। न्यूमेरिक एक क्वेश्चन आया हुआ है पास्ट पेपर में, और काफी टफ क्वेश्चन है इसका, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट का। तो सीधा मैं उसी की तरफ जाऊंगा। इसमें देख लेता हूँ इसमें कोई क्वेश्चन है तो पहले यहाँ से कर लेंगे। आई थिंक सो इसमें नहीं।